वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी, अब उसके आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पे। जो मेटल की रिएक्टिविटी थी वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो देख चुके थे। अब क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड्स। तो आपको सिंपल सी एक चीज आपके दिमाग में फिट रखनी है। जब मेटल प्लस हम डाइल्यूट एसिड करेंगे, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिस एसिड में हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। बाकी जब वो प्योर रहता है तो हम उसे कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा पावर रेटेड होता है और वो बहुत ज्यादा हजार्डस होता है। अब क्या होगा जब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हम करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर मिलने वाली है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर हमें रिमेंबर रखना है। तो मेटल्स की जब हम रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो हम देख रहे हैं हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। बट हमें एक एक्सेप्शनल केस यहां पर देखने को मिलता है। जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी। क्यों सर? हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, अभी आपने बोला। हाँ, सारे मेटल्स में होती है, बट यहां पर एक एसिड ऐसा है जिसके साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी और H2 गैस वहां पर नहीं आने वाली है। मींस उस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो जो H2 गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। और हम सब जानते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो हमें यहां से एक और चीज लेके चलना है कि हमारा जब भी रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड से तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं होने वाली है। अब हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, हम जानते हैं सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी हर एक चीज को लेके अलग अलग होती है। मींस सबका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो अलग अलग होता है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर वो हमें देखने को मिलता है जब एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल को, तो वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर जो कि एक मेटल है, तो यहां पर भी एक्सेप्शनल केस में हमें यह चीज देखने को मिलती है कि जो कॉपर है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मींस कॉम्बिनेशन में कोई प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनने वाला है। तो हमने यहां पर दो एक्सेप्शनल चीजें क्या देखी? नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस नहीं आने वाली है और जो कॉपर होता है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करेंगे दूसरे मेटल्स है। अभी हमने मेटल्स को सभी चीजों से रिएक्ट करवा लिया है, बट हमें अब ये देखना है कि एक मेटल दूसरे मेटल से कैसे रिएक्शन करता है। और हमें एक चीज इतने केसेस देखने के बाद अच्छे से समझ आ चुकी है और वो ये है कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी हर एक चीज को लेके अलग अलग होती है। तो हमें सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर ये लगाना है, हम ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये हम कहां डिस्कस कर चुके हैं? इस चैप्टर से पहले ही ये रिएक्शन हम समझ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अब आपके माइंड में धीरे धीरे आ रही होंगी, वो इसी का एग्जाम्पल है कि जब एक मेटल दूसरे मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा। मींस जो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वही एग्जाम्पल है जब मेटल रिएक्ट करेगा दूसरे मेटल से। वहां पर क्या होता है? जो पावरफुल मेटल रहेगा वो जो लेस पावरफुल रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा, उसे डिस्प्लेस कर देने वाला है और उसकी जगह ले लेने वाला है। जैसे कि ए मेटल है, यानी कि ए मेटल रिएक्ट कर रहा है एक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पर क्या होगा? जो ए मेटल है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा और वहां से जो हमें बाहर आता हुआ दिखेगा वो होगा बी मेटल। यानी कि जो पहला वाला था उसने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली और हमें प्रोडक्ट के टाइम पर सेकंड वाला मेटल मींस बी वाला मेटल मिल जाएगा। और
ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और जिसके चलते हमने क्लियर कर लिया है कि कैसे मेटल रिएक्ट करेंगे अदर मेटल से। करेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल आपको देखने को मिलता है, और आपको कैसे याद करना है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जब आप सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा बहुत मिडिल रिएक्टिव कर रहा है, थोड़ा सा रिएक्टिव है, थोड़ा सा कम है, और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है जो सबसे कम रिएक्ट करता है। तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सारी रिएक्शन एकदम मन से सब पढ़ेंगे शुरू से लेके लास्ट तक तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम, सोडियम और जो कैल्शियम जैसे मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ऐसा हमने रिएक्शन में भी देखा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं, वो वाटर के साथ एक्सप्लोजन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं केरोसिन में। और जो हमारे जिंक और आयरन होते हैं वो होते हैं थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि अब जब रिएक्टिविटी क्या जा रही है, डाउन जा रही है, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और हमने बात की थी जो मर्क्यूरी है और जो सिल्वर होता है एंड गोल्ड, ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हमने गोल्ड और सिल्वर को देखा, ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम रिएक्शंस को याद रखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो टेबल है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स? मेटल की रिएक्शन भी अब करवा चुके हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करेगा। बट अब चैप्टर में सेकंड गियर लगने वाला है, मींस यहां से हो सकता है थोड़ा सा बाउंस करके चीजें आपके ऊपर से जाए, इसलिए पूरा की पूरा कंसंट्रेशन यहां रखना है और हम बहुत सिंपली इस चीज से डील करने वाले हैं। तो अब जब मेटल को हम नॉन मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमने 9th क्लास में स्टडी किया है वैलेंस शेल के बारे में, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके पास पूरा फिल्ड होता है, उनका जो वैलेंस शेल रहता है, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है पूरा फिल होता है, वो होती है नोबल गैसेस। मींस उनके जो लास्ट शेल होता है एटम का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जितने उन्हें चाहिए उतने वहां पर होते हैं, और वो बन जाते हैं एकदम स्टेबल, और इसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे अभी सोडियम का। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें रिमाइंड करती जानी है, जो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 शेल्स होंगे यहां पर, के एल एम। कितने शेल्स देखने वाले हैं हम? के एल एम। और अब हम मेटल को नॉन मेटल को कंबाइन करने वाले हैं, तो इसकी पूरी की पूरी थ्योरी को समझते हैं। तो के एल एम शेल, के में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा एम है उसमें भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब आप सोडियम का देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और एम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ हमें जो देखने को मिल रहा है, वो है एल वाला। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, क्योंकि हर एटम क्या चाहता है, वो पूरा की पूरा स्टेबल बन जाए। अपना जो आउटर मोस्ट शेल है हर एटम का, वो चाहता है कि स्टेबल रहे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जितने उसे चाहिए उतने ही वहां पर होने चाहिए। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम अगर लॉस कर देगा तो क्या होने वाला है यहां पर, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वहां पर उसका लास्ट शेल अब क्या बन जाएगा, एम शेल की जगह जो एम शेल है जिसमें 1 है, अब उसका लास्ट शेल बन जाएगा एल वाला शेल। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, और होने कितने चाहिए, 8। तो अगर एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो सोडियम का आउटर मोस्ट कौन सा बन जाएगा, एम हट गया, क्या बचा, एल बचा। एल बचा, एल में कितने हैं, 8 होने चाहिए, 8 है, मींस अब क्या हुआ, उसका आउटर मोस्ट पूरा हो गया, और यही तो वो चाहता है। तो अब क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या करने वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। तो अब हमारा क्या हुआ है, जो एम शेल है वो हट चुका है और एल शेल रह गया है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट हमें एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन्स 11 थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 11 थे। लेकिन हमने अब क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है,
एक इलेक्ट्रॉन जो अब हमने रिमूव कर दिया है, तो वहां पर क्या प्रोटॉन भी रिमूव हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। मींस प्रोटॉन्स पहले 11 थे, इलेक्ट्रॉन्स पहले 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन्स उसे एकदम बैलेंस करने के लिए, एकदम कंप्लीटली फिल्ड बनाने के लिए हमने रिमूव कर दिया। तो अब प्रोटॉन्स तो 11 ही है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 रह गए हैं। 11 की जगह अब हो चुके हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज कर दिया है। सो यहां पर सोडियम के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा Na+। तो Na+ जैसे ही हुआ तो आपकी ये थ्योरी बहुत बार जो कंफ्यूजन रहता है Na+ क्यों बोलते हैं, Na+ क्यों लिखते हैं, वो भी इसके साथ क्लियर हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहां पर हम लगा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। इस कंसेप्ट को हम अब यही स्टॉप करते हैं सोडियम वाले को, और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एलिमेंट क्लोरीन की। क्लोरीन का हम देखते हैं KLm क्या है, यानी कि KLm क्या है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L में 8 होने चाहिए, 8 है, और M में 7 है। और 7 की जगह वहां पर कितने होने चाहिए? जो M शेल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मींस कितना कम है 8 से? 1 कम है। तो हम क्या इसे रिमूव करें सातों की सातों को? हमने सोडियम के केस में क्या किया था, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसे रिमूव कर दिया क्योंकि लास्ट में 8 थे। बट यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना L वाले शेल तक जाने के लिए इट इज नॉट ए इजी टास्क। इससे अच्छा क्या होगा? 7 को रिमूव करने से अच्छा है 1 को गेन कर ले। तो क्लोरीन यहां पर वही करने वाला है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और उसे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे स्टेबल बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका आउटर मोस्ट शेल अच्छे तरीके से भर देने के लिए, अच्छे तरीके से फिल कर देने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, और सोडियम है अपना प्लस चार्ज में रहेगा। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहां पर जो क्लोरीन है उसके पास जो चार्ज आएगा, पहले क्या था, जब क्लोरीन ने गेन नहीं करा था तो 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। बट अब जब वो Na के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या गेन करने वाला है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। इसीलिए वहां पर क्या होगा, प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, और इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज लगने वाला है? पिछली बार इलेक्ट्रॉन कम हुए थे तो हमने लगाया था पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर अब बढ़ रहे हैं तो हम लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम लिखते हैं Cl-। Na+ और Cl- आपस में कंबाइन होंगे और मेटल और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, और ये कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये दोनों हेल्ड होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। ये दोनों जो चार्ज स्पीशीज है ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ये एग्रीगेट्स बनाते हैं। अब इस चीज को अगर आपको अच्छे से समझ नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पहले ले जाके फिर से डिस्कस कर सकते हैं, और हमने बहुत अच्छे तरीके से और क्लियरली इस चीज समझ ली है कि मेटल और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, वैलेंस शेल का थ्योरी क्या है, और कैसे सोडियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन होंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप एक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में इसके आगे है वो करके देख सकते हैं, जो कि ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि अब आप खुद करेंगे। अब हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। मींस अब अभी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या चीजें शो करते हैं। तो हम बात करते हैं फिजिकल नेचर के बारे में, और फिजिकल नेचर में हम जाते हैं 3 ही फिजिकल स्टेट होते हैं, या तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, या तो गैसियस स्टेट। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सब एग्जिस्ट करते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में। मींस जो उनका फिजिकल स्टेट है वो रहने वाला है सॉलिड स्टेट। और अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी को लेके। तो दे आर जनरली सॉल्युबल। अगर हम उन्हें सॉल्युबल करते हैं तो वो जनरली सॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट ये इनसॉल्युबल होता है कुछ सॉल्वेंट्स में, जैसे कि कैरोसिन और ऑयल जैसे सॉल्वेंट्स में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। मींस यहां पर सॉल्युबिलिटी नहीं मिलने वाली है। बाकी अगर और ज्यादा केसेस में देखें तो आयनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, और ये वाटर जैसे कंपाउंड में भी सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि किस टेम्परेचर पे आके ये मेल्ट होने वाला है, किस टेम्परेचर पे आके ये बॉइल होने वाला है।
तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रहेगी इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए। अब हम हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? वो सॉलिड होते हैं। और हम क्या जानेंगे इसमें, सॉलिड में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट कि वहां पर क्या होता है, जितने भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयन्स है, वो सब पास पास में होते हैं, मूव करने की उनके पास जगह नहीं है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पूरी की पूरी बेस्ड है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती। और जो हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स होते हैं वो सब मूव नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसेस नहीं होती है इतनी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। बट आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे, सर अभी तो आपने बोला कि नहीं कर सकता है, अब आप बोल रहे कर सकता है। जो आपने देखा है और अभी सुना है कि नहीं कर सकता है वो चीज एकदम सही है, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पेशल केस देखने को मिलता है जब हमारा जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक सॉलिड, अगर वो मोल्टन स्टेट में हो गया, मींस जब हम उसे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। और वहां पर क्या होंगे, जो आयंस है उनको जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए। अब आयंस क्या हो गए हैं, फ्री टू मूव। और अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। मीन सॉलिड स्टेट में जो आयंस मूव नहीं कर पा रहे थे वो आयनिक स्टेट्स में अब मूव कर सकते हैं। और वो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज हमें आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, जनरली ब्रिटल होते हैं। और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, आपने ब्रिटानिया रस्क टोस्ट देखा होगा, हम टोस्ट को ऐसे तोड़ते हैं तो कैसे दो टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स पर अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये दो पीसेस में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि अब हम मेटल कहां से मिल रहा है। हमारा जो पूरा की पूरा अर्थ है, पूरा की पूरा सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो हमारा मेटल है वो कहां से आ रहा है, अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो अर्थ की क्रस्ट में, यानी कि अर्थ में नीचे जब हम खोदते हैं या नीचे जाएंगे बहुत ज्यादा डीप इनसाइड, तो हमें मेटल्स फाइंड आउट होते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें सी वाटर में देखने को मिलते हैं। सी वाटर में हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हमें डीप डाउन भी अर्थ में मिलते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि हमको नेचुरली मिल रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। यानी कि यहां से हमें चीज समझ में आ रही है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं अर्थ से, हम उन्हें बोल रहे हैं मिनरल्स, जो हमें नीचे से मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है, यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स हमें मिलेंगे जिसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स उसमें होगा। हम उसमें से मेटल को अलग कर सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं, यानी कि मेटल का अगर हम एक्सट्रैक्शन कर दें, उससे पूरी प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस या बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिनकी हेल्प लेके हम उन्हें अलग कर पाए, तो वो जो हाई परसेंटेज ऑफ मेटल उसमें हिडन है वो हम निकाल सकते हैं। और हमें चाहिए ही तो मेटल चाहिए, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और इस चीज को बोलते हैं ओर्स, जहां से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो है वो हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं। मींस हमें इन्हें अलग करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी प्रोसेस हमें नहीं चाहिए। मींस कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो हमें बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जैसे आयरन और कॉपर हो गए, ये सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाले हैं। और जो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज से और रिएक्शंस देख के हमको पता है, सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनको फ्री स्टेट में ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कभी नहीं मिल सकते फ्री स्टेट में, क्योंकि हम जानते हैं ये ऑक्सीजन, वाटर सबके साथ तो रिएक्शन कर जाते हैं, इसीलिए ये हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और हमें फिजिकल और केमिकल कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इनको फ्री स्टेट में लाने के लिए। यानी कि यहां से हमें ये समझ में आया, जो कुछ मेटल्स होंगे वो हमें फ्री स्टेट
में नेचुरली मिल रहे हैं और कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं जिन्हें हमें अलग करना होगा। तो अब जो अलग करने की प्रोसेस है वो होगी, जो शुरुआत होगी, एक होगी लेस, सेकंड इज मीडियम, थर्ड इज हाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन तीनों टाइप्स की और पढ़ते हैं लेस रिएक्टिविटी सीरीज और मीडियम और हाई, ये तीनों में हम मेटल को कैसे अलग कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, जो कि एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। तो अब हम बात करने वाले हैं मर्क्यूरी की, और जो एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा लो है, इनकी एक बेनिफिट हमें यहां ये मिलने वाला है कि हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंपल हीट करके, मीन सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमें हीट देनी है और हम इन्हें अलग कर सकते हैं, अपने फ्री स्टेट के एकदम प्योर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, अगर आप साथ में पूरे चैप्टर की रिएक्शन लेके बैठेंगे लॉट ऑफ कंफ्यूजन आपको वहां पर मिलने वाला है। बट हमें क्या करना है, अभी हमें बिल्कुल पैरा टू पैरा चलते जाना है। यानी कि क्या हुआ, अभी हम किसकी रिएक्शन देख रहे हैं, हमें मेटल को अलग करना है और अभी किसको करने वाले, जो कि लो है एक्टिविटी सीरीज में। तो लो वाले की अलग से हमें याद करेंगे, फिर मीडियम, फिर हाई। ऐसे जब आप चीजों को पॉइंट्स में बांट देंगे तो बहुत जल्दी आपको रिएक्शंस याद हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। लो एंड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी हमें जिस फॉर्म में मिलता है, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, HgS के फॉर्म में। तो यहां पर क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है यहां पर, मींस 2HgS हम रिएक्टेंट में लेंगे और उसको हीट करना है, तो +3O2 यहां पर आएगा जो हमारे रिएक्टेंट साइड है। मींस हमने क्या लिया है, 2HgS +3O2 लिया है और जब हम उसे हीट देंगे तो हम देखेंगे यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, क्योंकि जानते हैं हम ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो हम उसे ऑक्साइड बोलते हैं और मर्क्यूरी पहले से है तो ये बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और प्लस आप देखेंगे यहां पर निकलने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड, मींस SO2 के 2 नंबर ऑफ मोल्स। मींस जो आपको रिएक्टेंट साइड रिएक्शन दिख रही है, 2HgS +3O2 हमने हीट किया, रिएक्शन आगे बढ़ी, प्रोडक्ट में हमें दिखा 2HgO +2SO2 निकल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट करने वाले हैं। तो जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे तो हम देखेंगे जो O2 है वो अलग निकल गया है और जो 2Hg है वो अलग निकल गया है। और हमें क्या चाहिए था, हमें मर्क्यूरी ही तो चाहिए था। तो हमने क्या करा, मर्क्यूरी जो था, जो मर्क्यूरिक सल्फाइड बना हुआ था, उसे ऑक्सीजन के साथ हीट कराया, यहां पर हमारा बना मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने फिर से हीट कराया तो हमें फ्री स्टेट में हमारा मर्क्यूरी मिल चुका है, 2Hg आपको यहां पर मिल चुका है, प्लस O2 अलग निकल चुका है। तो ये हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं मर्क्यूरी को, मींस Hg को। तो वैसा ही कॉपर के केस में भी एकदम सेम होने वाला है, मींस कॉपर का केस भी सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। हम यहां पर लेंगे 2Cu2S जिसके फॉर्म में कॉपर हमें मिलता है। तो 2Cu2S +3O2 जब हम करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसे हीट करेंगे, तो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको मिल रहा है 2Cu2O। यहां पर क्या फॉर्म हो गया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया है यहां पर, कॉपर ऑक्साइड। सेम टू सेम रिएक्शन चल रही है, बस एलिमेंट चेंज हो गया है, मर्क्यूरी की जगह यहां पर हम कॉपर की बात कर रहे हैं। तो फिर से हमें क्या करना होगा, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है हम उसे लेंगे और कॉपर जिस स्टेट में हमें मिला था उसके साथ हम उसे प्लस करेंगे और हीट करने वाले हैं। यानी कि क्या करेंगे, हमें किस फॉर्म में मिलता है, Cu2S के फॉर्म में हमें नेचुरली मिल रहा है। तो Cu2S हमने लिया और अभी हमने क्या बनाया है कॉपर का, यस, कॉपरिक ऑक्साइड। यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है हमारा 2Cu2O, उसे हमने लिया और हमारा जिस स्टेट में हमें नेचुरली कॉपर मिलता है Cu2S, उसे हमने लिया। अब हम उसे करेंगे हीट। तो अब यहां पर क्या मिलने वाला है, तो हमें मिल जाएगा यहां पर कॉपर जिसे हम निकालना चाह रहे थे। तो अब हमें कॉपर मिल चुका है और आप साथ में देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यहां पर रिलीज हो रहा है। तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो एलिमेंट्स है अब उनकी बात करने वाले हैं। अब उन मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो जिंक, आयरन, ये सब होते हैं, ये थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव है, यानी कि हमारे ये जितने भी मेटल्स है ये सभी क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो हम अभी इसमें एग्जांपल लेंगे जिंक का।
और जिंक का एग्जांपल लेने से पहले हमें दो चीजें बहुत अच्छे से समझ लेनी है, दो प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ लेनी है जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर्स में, यानी कि जो हमारी मिडिल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं ज्यादातर हमें मैक्सिमम हमें मिलेंगे सल्फाइड में। यानी कि अब ये जब बनाते हैं सल्फाइड ओर्स तो हमें क्या करना है, इन सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में बदलना है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। क्या कर रहे हैं हम, सल्फाइड ओर्स को हमारे ऑक्साइड्स में बदल रहे हैं बाय सिंपली हीटिंग देम। ठीक है, हम उन्हें स्ट्रांगली जब एक्सेस एयर में हीट करेंगे तो सल्फाइड ओर्स बदल जाएंगे ऑक्साइड्स में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर्स को बदल देते हैं ऑक्साइड्स में। अब जो हमारी बात करें, हम जो कार्बोनेट ओर्स मिलेंगे, यानी कि सल्फाइड ओर्स की बात कर चुके हैं, अब जो कार्बोनेट ओर्स हमें देखने को मिलेंगे और हम उनको हीट करके जब ऑक्साइड्स बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो ये जो दो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रोस्टिंग, जिसमें हमने देखा हम करेंगे सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में, एंड सेकंड प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में हम करते हैं हमारे जो कार्बोनेट ऑक्साइड्स है, जो कार्बोनेट ओर्स है, उन्हें हम बदल देते हैं और बना देते हैं ऑक्साइड्स में। तो अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन में अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर 2ZnS है, प्लस हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन में, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में इसे हीट करना था। तो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे यहां पर रिएक्शन जो बन रही है वो ये है 2ZnS प्लस 3O2, और हम इसे हीट देने वाले हैं। तो जहां पर हम इसे अब हीट देंगे तो हमें प्रोडक्ट में निकलता हुआ दिख रहा है 2ZnO प्लस 2SO2, मीन्स हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल चुका है हमें। यहां पर हमारे प्रोडक्ट में हम देख पा रहे हैं हमें 2ZnO प्लस 2SO2 मिला हुआ है। ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या बोलता था, अभी हमने डिस्कस किया, कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स में बदलेंगे। तो कार्बोनेट ओर्स को जब हम ऑक्साइड में बदल सकते हैं, एक और दूसरा तरीका है, जब सल्फाइड की जगह हमें कार्बोनेट्स बनते हुए दिख रहे हो तो हमें क्या करना है, तो Zn जो हमारा ZnCO3 हमें मिलेगा जो कार्बोनेट के फॉर्म में है, हम इसे हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है, कैल्सिनेशन में क्या बनता है कार्बोनेट ओर से, यहां पर हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। यहां पर आप देखेंगे ZnO प्लस CO2 आपको इन प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि यहां पर भी हमें जिंक ऑक्साइड मिल चुका है। अब ये अगर हमने बाय रोस्टिंग करे, बाय कैल्सिनेशन करे, हमें क्या मिलने वाला है फाइनली प्रोडक्ट, जिंक ऑक्साइड। बट क्या हमें प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड चाहिए, नहीं, हमें तो प्योर जिंक चाहिए। तो प्योर जिंक कैसे आएगा, अब हम जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसे यूज करने वाले हैं। तो ZnO के लिए हम यूज करेंगे कार्बन को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे ZnO प्लस C तो क्या होगा, कार्बन रिड्यूस्ड कर देगा जिंक को, क्योंकि जिंक अब क्या लॉस करने वाला है, ऑक्सीजन लॉस करने वाला है। तो यहां से हम देखेंगे इन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा प्योर जिंक मेटल हमें मिल चुका है, प्लस CO बाहर हो जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज से हमने जिंक का एग्जांपल लेके दो प्रोसेस समझी और पूरी की पूरी रिएक्शन देखी कैसे हम जिंक को एज अ प्योर स्टेट में ला सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम देख चुके हैं लेस एक्टिविटी सीरीज में, मीडियम में। अब हम बात करने वाले ऊपर के ऑर्डर में, यानी कि अब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब जो ऊपर के मेटल्स हैं हमारे मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस बात से हम बहुत ज्यादा अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं। तो अब जो कार्बन होता है ना वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। अभी तक हमने क्या किया, दोनों जगह रिएक्शंस में कार्बन को यूज किया, सिंपली हीट किया। तो यहां पर हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, और यहां पर जो इन मेटल्स को हमारा कार्बन है वो रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें कार्बन रिड्यूस क्यों नहीं कर पाएगा। अब यहां से ये क्वेश्चन भी आता है, तो कार्बन इस वजह से रिड्यूस नहीं कर सकता इनके ऑक्साइड्स को। ये जो मेटल्स है बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है और इनकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू कार्बन। मींस ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, बट कार्बन की तरफ इनकी एफिनिटी हमें थोड़ी सी लो देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम इन्हें ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, क्या इसका कोई रास्ता है, कोई सॉल्यूशन है? तो एक प्रोसेस होती है
उसकी मदद से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे दिस टाइप ऑफ मेटल्स का। मींस अब इस टाइप के जितने भी मेटल्स है उनका हम जो एक्सट्रैक्शन करेंगे वो हम करेंगे एक प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम अब पूरे की पूरे जितने भी मेटल्स हैं मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहां पर दो चीजें होती है, कैथोड साइड, एनोड साइड। कैथोड साइड होगा, एनोड साइड होगा। तो जो मेटल रहता है यानी कि जो मेटल है उसे हम करते हैं डिपॉजिट कैथोड साइड पे। मीन सोडियम कहां पर रहने वाला है इस प्रोसेस में, कैथोड साइड पे, और जो क्लोरीन है वो होने वाला है एनोड साइड पे। यानी कि वो कहां पर रहने वाला है, पॉजिटिव साइड पे। क्लोरीन रहेगा एनोड की तरफ जो कि है पॉजिटिव, और जो हमारा मेटल है सोडियम वो रहेगा कैथोड के साइड जो कि नेगेटिव है। और अब आप एक रिएक्शन देख रहे होंगे। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसमें आपको बहुत ज्यादा रिएक्शंस याद नहीं रखनी है, बट अभी हमने जो चीजें डिस्कस की है कि यहां पर कैसे ये जो हायर टाइप्स के एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और यहां पर हम कार्बन क्यों नहीं यूज कर पाते, क्योंकि उसकी जो एफिनिटी रहती है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, उनकी बहुत कम होती है। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की मदद से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जितनी भी प्रोसेसेस थी, हमने लो, मीडियम और हायर एक्टिविटी सीरीज के जितने भी मेटल्स थे सबकी बात करी कि वहां पर क्या प्रोसेस शो होती है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट जितने भी मैटर हम अभी निकाल रहे थे, जिन्हें भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो प्योर की प्योर नहीं होते हैं, यानी कि वो अभी भी प्योर नहीं है, उनमें अभी भी कुछ इंप्योरिटीज वहां पर प्रेजेंट होती है। तो अब उन इंप्योरिटीज को हम कैसे निकालेंगे, उसी टाइप की एक प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिससे हम जो इंप्योरिटीज उसमें बची हुई है उससे अलग निकालने वाले हैं, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, एक मेटल से इंप्योरिटीज यहां पर हटाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, एनोड होगा, कैथोड होगा। मींस यहां पर कैथोड एनोड वाला सिस्टम फिर से है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लेंगे। तो कैथोड की साइड पे क्या होगा, प्योर मेटल होगा, यानी कि जो कैथोड है वो कंपोज्ड होगा प्योर मेटल से, और जो एनोड होगा वो कंपोज्ड होगा हमारे इम्प्योर मेटल से, जिसे हमें प्योर करना है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो एक मेटलिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। मींस क्या हुआ, कैथोड के साइड प्योर मेटल, एनोड के साइड इम्प्योर मेटल, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट, वो भी एक मेटलिक सॉल्यूशन। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हम करंट का फ्लो होना स्टार्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जो मेटल है एनोड के साइड वो सॉल्यूशन में आना चालू हो जाएगा। यानी कि जो प्योर मेटल होगा एनोड के साइड वो एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा, और उसी का सेम अमाउंट जो अभी आया है सॉल्यूशन में वो जाके मिल जाएगा, जुड़ जाएगा कैथोड से। यानी कि क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। एनोड से क्या होगा, जो प्योर मेटल होगा जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सॉल्यूशन में आ जाएगा, और उसी का इक्विवेलेंट अमाउंट उसी मेटल का जाके कैथोड पे चला जाएगा और वो वहां पर पहुंच जाता है। अब क्या होगा, जो हमारी इंप्योरिटीज है जो सॉल्यूबल होगी वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल मिल जाती है, मींस डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो सॉल्यूबल इंप्योरिटीज थी। बट अब जो इंप्योरिटीज इनसॉल्यूबल होने वाली है उनका क्या होगा, तो जो इंप्योरिटीज इनसॉल्यूबल होगी यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होने वाली है, वो जाके हमारे एनोड साइड पे चली जाएगी। यानी कि एनोड के हम नीचे जब हम फिगर में देखेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एनोड के साइड पे आप देख रहे होंगे सारा की सारा डस्ट जाके चला गया है, जितनी भी इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज है वो वहां पर जाके चली गई है, और इसे हम एनोड मड भी बोलते हैं। जो इंप्योरिटीज एनोड के यहां पर जाके जम जाती है तो इसे हम बोलते हैं एनोड मड। ये हमारी प्रोसेस थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, जिसमें हम एक इम्प्योर मेटल को रिफाइन करते हैं पूरी तरह से और प्योर मेटल में लाने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे कोरोजन की, जिसे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो कोरोजन से हम क्या समझते हैं, कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है, और रस्टिंग की प्रोसेस को ही हम कोरोजन बोल रहे थे। यानी कि आयरन को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो जंग खा जाता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोल रहे थे
कोरोजन। और यहां पर हमें इस चैप्टर में नई चीज ये देखने को मिलती है, हमें 2 to 3 एग्जांपल्स और देखने को मिलते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के मेटल्स को कोरोजन से जूझना पड़ता है। तो हम बात करेंगे पहले सिल्वर की। जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ सिल्वर रिएक्ट कर जाएगा और वो जो सिल्वर है वो ब्लैक होने लग जाएगा ऑक्यूरेंस में। अब हम बात करेंगे हमारे कॉपर की। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट के साथ, मींस जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट होती है, CO2 होती है एयर में, उसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है और स्लोली अपना लॉस करने लग जाता है। अपना ब्राउन सरफेस क्या करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है, लॉस करने लग जाता है। कब? जब कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट के साथ, CO2 जो कि एयर में प्रेजेंट है, कॉपर अपना ब्राउन सरफेस लॉस करने लग जाता है और वो हल्का सा ग्रीनी होने लग जाता है सरफेस में। क्या होने लग जाता है? ग्रीनी होने लग जाता है। कार्बोनेट फॉर्म हो रहा होता है वहां पे, कॉपर कार्बोनेट कंपाउंड वहां पर बन रहा होता है। अब हम आयरन को जब एक्सपोज करेंगे, जो कि हमारा मेटल है आयरन, तो आयरन को एक्सपोज करने पर हम ये चीज देखते हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए हम उसे रखते हैं तो वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा और रस्ट खा जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। और हमें पता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल्स और आयरन वेस्ट होता है सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज ऑफ कोरोजन। क्या कोरोजन से बचने का कोई तरीका है? क्या हम हमारे मेटल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं कोरोजन से? तो अब चलिए डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में। हम कोरोजन को रोक सकते हैं बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। इन सारी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिनसे हम उसे रोक सकते हैं। तो जो घरों में आपको देखने को मिलती है वो होती है ऑयलिंग और पेंटिंग। आपने देखा होगा जो आयरन का चैनल गेट होता है वो होता है, उसमें हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, पेंटिंग करते हैं गेट्स पर ताकि वो रस्ट ना खाए। अब हम और क्या कर सकते हैं? अभी मैंने इसी प्रोसेस में जब सबका नाम बताते हुए गैल्वेनाइजिंग का नाम लिया था। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन स्टील और हमारा जो मेटल है उसको कोरोजन से बचाने के लिए एक जिंक की लेयर का फॉर्मेशन होता है। मींस मेटल्स के ऊपर जब हम एक जिंक की लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे तो हम उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम उसे किससे कवर कर रहे हैं? जिंक की लेयर से हम उसे रख रहे हैं। अब हम अगर बात करें प्योर स्टेट में हम कुछ मेटल्स यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम एलॉयज यूज कर रहे हैं। अब ये एलॉयज क्या होता है? दो या उससे ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर या मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर एलॉय कहलाता है। यानी कि एलॉय यूज कर रहे हैं हम, यानी कि जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारा एलॉय होता है। अब हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारा जो कॉपर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, हम ये चीज बिल्कुल मानते हैं। बट कॉपर जब प्योर रहता है ना वो हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर हम 100% कॉपर को लेंगे यानी कि तो वो पूरी प्योर स्टेट में तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। बट अगर हम उसमें लिटिल अमाउंट 0.05% अमाउंट ऑफ कार्बन जब ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और कॉपर बहुत ज्यादा यहां से हार्ड बन जाएगा जब हमने किसका मिक्स करा? कार्बन का। तो और जब इसी कॉपर को हम निकल और क्रोमियम से मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। और यही आप आयरन के साथ भी देखते हैं, ये दोनों में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। आयरन के साथ भी यही चीज हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे मर्क्यूरी अगर किसी में प्रेजेंट है किसी एलॉय में तो वो एमलगम बन जाता है। अब जब ये एलॉयज आपस में कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को गिरा देते हैं। जैसे जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, ये साथ में ब्रॉन्ज बनाते हैं तो ये जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिंक और कॉपर आपस में मिल गए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, बट बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। मींस एलॉयज उस चीज को कम कर देता है। तो एलॉयज का कंसेप्ट भी हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। तो इसी के साथ अब हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये चैप्टर अब हमें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।